बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सहर अली कुरैशी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम हाजिर हुए हैं बिखरी मेरी ज़ात नावल की किस्त नंबर 29 के साथ। किस्त शुरू करने से पहले आप सबसे दरख्वास्त करूंगी कि नए आने वाले लोग मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, और मेरे एफबी के जो तमाम फॉलोअर्स यहाँ पर किस्त को पढ़ रहे हैं, नावल को पढ़ रहे हैं, वो भी मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आज हम हाजिर हुए हैं बिखरी मेरी ज़ात नावल की किस्त नंबर 29 के साथ। तो चलें किस्त को पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिखरी मेरी ज़ात अज़ कलम सहर अली कुरैशी। 29वीं किस्त। अपने कंधे पर अपने बाबा का लम्स महसूस करके जिब्रील तेज़ी से पलटा तो उन्हें खुशकुन नज़रों से खुद को देखता पाया। बाबा, ये सब? उसने हैरानगी और खुशी से पूछा। जिब्रील ने दिल में दुआ की कि जो वो सोच रहा है अल्लाह करे वैसा ही हो। इतने में बीनिश भी नीचे आ गई थी और उनके पास ही खड़ी हो गई। उसने दाऊद साहब के बाजू में अपना बाजू लपेटा और उनके कंधे पर सर रखकर जिब्रील को शरारती मुस्कुराहट लिए देखने लगी। दाऊद साहब अभी कुछ बोलते जब पीछे से आज़र आकर जिब्रील से लिपट गया। मुबारका मुबारका जिब्रील भाई, आखिरकार मेरी दुआएं रंग ले आई हैं। यानी आपको सहरा लगते देखने की मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। मेरी इतनी सालों की दुआएं कबूल हो गई। या अल्लाह, आपका शुक्र है आपका या अल्लाह। जिब्रील से अलग होता वो किसी उधेड़ उम्र औरत की तरह हाथ उठा कर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। उसकी इस हरकत पर सब दिल से मुस्कुराए। फिर एल्बर्ट आगे बढ़ा और गर्म जोशी से जिब्रील के गले मिला। बहुत बहुत मुबारक हो मेरे भाई, मेरे यार। एल्बर्ट उसकी पीठ थपथपाता हुआ बोला और फिर उससे अलग हुआ, जबकि जिब्रील होंकों की तरह इन सबको देख रहा था। ज़ोहरा बेगम जिब्रील को ऐसे देखकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ीं और जिब्रील का चेहरा हाथों में थामकर उसकी पेशानी चूम गईं। मैंने कहा था ना, फैसला तुम्हारे हक में होगा। मुबारक हो तुम्हें बहुत। अगले हफ्ते तुम्हारा सलसबील के साथ निकाह तय पाया है। उन्होंने मोहब्बत से उसका चेहरा थामकर कहा। जिब्रील, जो कि इनके जुमले का इंतज़ार कर रहा था, उनके मुंह से ये निदा खुशखबरी सुनकर उसे यूं लगा जैसे उसके कानों में आबे हयात डाल दिया गया है। और फिर जिब्रील पूरे दांतों के साथ मुस्कुराया और तशक्कुर से आंखें बंद करके खोली। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उसने दिल में रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा किया। फिर उसने अपनी पुप्पो के हाथ थामकर उन पर अकीदत से भरपूर बोसा दिया। दाऊद साहब ने दोबारा जिब्रील के कंधे पर हाथ रखा तो वो तेज़ी से मुड़ा और उनसे लिपट गया। बाबा, मेरे बब्बर शेर। दोनों ने बैक वक्त एक ही आवाज़ में एक दूसरे को पुकारा। मैं बहुत खुश हूँ बाबा, बहुत खुश हूँ, जिब्रील ने नीम नम आंखों से कहा। मैं जानता हूँ मेरे बब्बर शेर, मैं भी बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। एल्बर्ट और बीनिश एक दूसरे का हाथ थामे उन दोनों को देख रहे थे, फिर एक दूसरे की तरफ देखकर खुशी से मुस्कुराए। फिर वो उनसे अलग हुआ और वो सब लाउंज में रखे सोफ़ों पर जाकर बैठ गए। ये सब कैसे अचानक? जिब्रील ने ज़ोहरा से पूछा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी दुआ उसके परवरदिगार ने इतनी जल्दी कबूल कर ली है। ज़ोहरा ने गहरा सांस लिया और फिर बोली, कल शाम हमें मिसेस मुस्तफ़ा की कॉल आई थी। उन्होंने हमें अचानक वहाँ बुला लिया और फिर मैं और भाई वहाँ गए थे और उन्होंने फिर हमें ये खुशी की नवीद सुनाई। उन्होंने रिश्ते के लिए हाँ कर दी है और वो चाहते हैं कि ये निकाह अगले ही हफ्ते सादगी से हो जाए, बमा रुखसती। तो बस फिर हम कल रात को अपनी बेटी को शगुन दे आए थे। अब बीनिश, अली और आजिर निकाह का जोड़ा और बाकी तमाम चीज़ें वहाँ देने जा रहे हैं। इसी बहाने ये सब सलसबील से एक बार मिल भी लेंगे। ज़ोहरा बेगम चेहरे पर खुशी सजाए मोहब्बत से जिब्रील को ये सब बता रही थी और जिब्रील के चेहरे पर ना ख़त्म होने वाली मुस्कुराहट रक्सां थी और आंखों में सलसबील मुस्तफ़ा का अक्स। आपने मुझे कल ही क्यों नहीं बताया पुप्पो? जिब्रील ने उदासी से कहा। हमने सोचा तुम्हें इस तरह से सरप्राइज़ कर देंगे, ज़ोहरा ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। जिब्रील सर झटक कर मुस्कुरा दिया और दाऊद साहब ने उसके कंधे पर धूप लगाई।
चलो अब तुम सब वक्त पर निकलो। फिर ज़ोहरा ने उन तीनों से कहा जो साथ ही उठ खड़े हुए थे। जी जी चलें चलें, मुझे तो पहले से ही सब्र नहीं हो रहा। आज़र ने उठकर अपनी जैकेट और पहले से सेट बालों को दोबारा सेट करते हुए कहा। उसकी बेसब्री पर सब मुस्कुराए बिना ना रह सके। कुछ याद आते जिब्रील अचानक उठा। 1 मिनट, मैं अभी आया, जिब्रील ने बीनी से कहा और तेज़ी से ऊपर जीनों की तरफ बढ़ गया। अपने कमरे में पहुंचकर उसने अलमारी खोली और वो स्याह वेलवेट का बॉक्स निकाला। एक पल के लिए जिब्रील की आंखों में नमी उतर आई। जिब्रील ने वो बॉक्स खोला और उसमें मौजूद उस दुपट्टे को अपनी उंगलियों के पोरों के ज़रिए मोहब्बत से छुआ। उसे कल रात देखा हुआ तस्वुर याद आ गया जिसमें सलसबील ने ये दुपट्टा ओढ़ रखा था। यकीनन ये आपको बहुत पसंद आएगा सलसबील, आंखों में मोहब्बत के तारे लिए उसने कहा। फिर उसने जेब से एक सफ़ेद चिट्ठी निकाली और उसे इस बॉक्स में रख दिया। बॉक्स बंद करके उसने अलमारी बंद की और कमरे से बाहर निकल आया। नीचे आया तो वो तीनों जो उसी का इंतज़ार कर रहे थे। जिब्रील बीनिश के पास गया और वो बॉक्स उसकी जानिब बढ़ाया। बीनिश ने नासमझी से उसकी तरफ देखते उस बॉक्स को थाम लिया। ये सलसबील को दे देना। जिब्रील की आंखों में मोहब्बत ही मोहब्बत थी सलसबील के लिए। बीनिश ने नीम मुस्कुराते हुए सर हिलाया और फिर वो तीनों तमाम सामान उठाए खुदा हाफिज़ कहते बाहर की जानिब बढ़ गए। जिब्रील आंखों में खुशी की नमी लिए उन्हें जाता हुआ देखता रहा। फिर वो दोबारा ऊपर की जानिब चला गया। अब वो दफ्तर बिल्कुल नहीं जाना चाहता था। उसने मैनेजर को मैसेज करके आज की तमाम मीटिंग्स कैंसिल करवा दी थी। कमरे में जाकर वो ड्रेसिंग रूम गया और सूट तब्दील करके सफ़ेद शलवार कमीज़ पहन आया। फिर वज़ू करके कमरे में ही मौजूद प्रेयर रूम में चला गया। जाए नमाज बिछाकर पहले उसने शुक्राने के नवाफिल अदा किए और फिर सजदे में सर रखे हिचकियों से रोकर अपने परवरदिगार का शुक्र अदा कर रहा था। उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था कि उसका रब उसे सलसबील मुस्तफ़ा की जिम्मेदारी सौंपने जा रहा है। उसे जिब्रील दाऊद के नाम करने वाला है। वो उसकी हो जाएगी, उसके नाम से मंसूब कर दी जाएगी। ये एहसास जिब्रील दाऊद के लिए एक नई ज़िंदगी की नवीद था। वलीद तैयार होकर शीशे के सामने खड़ा बाल बना रहा था। दफ्तर के लिए काफ़ी लेट हो चुका था। वो खुद पर परफ्यूम छिड़कते हुए उसे पेंटिंग रूम से खटपट की आवाज़ सुनाई दी। उसने शीशे के ज़रिए अध खुले पेंटिंग रूम के उस दरवाजे को देखा। शायद कोई मुलाजिम अंदर कमरे की सफाई कर रहा था। वलीद वहाँ से नज़र हटाकर दोबारा खुद पर परफ्यूम छिड़कने लगा, मगर फिर अचानक उसके दिमाग में कुछ जमाका सा हुआ, जैसे उसे कुछ अचानक याद आया हो। तो वो परफ्यूम की बोतल वहीं ड्रेसिंग टेबल पर पटक कर तेज़ी से कमरे की तरफ बढ़ा। अध खुले दरवाजे को पूरा खोलते हुए वो अंदर दाखिल हुआ तो आंखें गुस्से से सुर्ख होने लगी। सामने ही 22 साला उसका मुलाजिम सलीम सलसबील की तस्वीर को शील्ड की मदद से कवर कर रहा था। इस लड़के के हाथ सलसबील की तस्वीर पर देखकर वलीद की आंखों में शरारे से फूटने लगे और हेज़ल ग्रीन आंखें गुस्से की ज़्यादती के सबब सुर्ख अंगारा होकर दहकने लगी। वो एक ही जुस्त में आगे बढ़ा और उसे गर्दन से पकड़कर साइड में धक्का दिया। सलीम जो इस सब से बेनियाज अपना काम कर रहा था, अचानक हुई अफदाद पर डर गया और बुरी तरह पीछे मौजूद मेज़ से जा टकराया और फिर नीचे गिर पड़ा, जिस वजह से मेज़ पर पड़ी मुख्तलिफ रंगों की छोटी शीशियाँ और ब्रशेस भी ज़मीन बोस हो गए। वलीद को आग बगोला हुए अपने सर पर खड़े देख उसे अपने गिर्द खतरे की घंटियां बजती हुई सुनाई दी, गोया उससे कोई गलती सरजद हो गई हो। वो बहुत खौफजदा हो गया और आंखों में डर लिए उसे देखने लगा। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस पोर्ट्रेट को छूने की, यू ब्लडी? वलीद चिल्लाया। जवाब दो। सलीम को खामोश पाकर उसका गुस्सा मज़ीद सवानेज़े पर पहुंच गया। वलीद उसे एक ठोकर रसीद करने ही लगा था, मगर फिर न जाने क्यों किसी अनजानी ताकत की वजह से उसने खुद को ऐसा करने से रोक लिया और अपने इश्ताल पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। उसने ज़ोर से आंखें बंद की और फिर खोली। पहले वाली सुर्खी थोड़ी कम हुई थी। फिर उसने वापस सलीम की तरफ देखा।
दफ़ा हो जाओ यहाँ से। इससे पहले मैं तुम्हें ज़िंदा जला दूँ, उसने धाड़ते हुए कहा और दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए उसे जाने का कहा। फिर अगले ही लम्हे बिना मज़ीद देर किए सलीम उठा और बाहर की तरफ दौड़ गया। वलीद ने उसे जाते हुए देखा और एक बार फिर उसने आंखें बंद करी और फिर खोली और फिर वो सलसबील की तरफ मुड़ा। उसने अपना रुख पूरी तरह उसकी तरफ मोड़ लिया और फिर बोला, तुम आखिर मुझसे क्या करवाना चाहती हो? वलीद ने बेबसी से पूछा, जैसे वो जवाब देने के लिए तैयार बैठी थी। क्या तुम मुझे कातिल बनाना चाहती हो? अब उसने दीवानों की तरह पूछा। सामने से कोई जवाब ना पाकर उसने सर्द सांस हवा के सुपुर्द की और खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की। फिर कुछ सोचकर वो आगे बढ़ा और साइड टेबल पर पड़े टिश्यू बॉक्स में से चंद टिश्यू निकालकर उसकी तस्वीर को साफ करने लगा। वो तकरीबन रगड़ने के से अंदाज में उस तस्वीर को साफ कर रहा था। ऐसा करता हुआ कोई पागल ही मालूम हो रहा था। शायद वो उस तस्वीर पर से सलीम के हाथों का लम्स मिटाना चाहता था। अपनी पूरी तसल्ली करने के बाद उसने वो टिश्यू डस्टबिन में फेंकने की बजाय मेज़ की दराज खोलकर उसमें रख दिए। फिर कई लम्हे खाली नज़रों से सलसबील के चेहरे को देखता रहा। फिर उसने हाथ आगे बढ़ाया और उसकी चादर को छूने लगा। चादर को छूते हुए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ने रक्स करना शुरू किया और साथ ही साथ उसकी आंखों में भी अनजाने से तारे चमकने लगे। फिर अचानक उसे सांसों की कमी सी महसूस हुई तो उसने जेब से सिगरेट निकाला और लाइटर की मदद से उसे जलाया। गहरा कश लेकर धुआं हवा में मुअल्लक किया। फिर कुछ सोचते उसने सिगरेट मुंह में दबाया और पोर्ट्रेट दोनों हाथों की मदद से स्टैंड से उतारी उसे लेकर बाहर कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में जाकर उसने जूते उतारे और बेड पर चढ़ गया। सिगरेट हनोज मुंह में दबा रखा था। बेड के ऊपर वॉल पर लगी अपनी तस्वीर को उसने दूसरे हाथ की मदद से तकरीबन खींचने के से अंदाज में निकाला और बेड पर उछाल दिया। फिर वलीद ने उसी जगह पर सलसबील की बनाई वो तस्वीर सजा दी और फिर सिगरेट मुंह से निकाला और एक और गहरा कश लिया और गर्दन पीछे गिराकर धुआं हवा में मुअल्लक किया। फिर उसने गर्दन सीधी की और अपना ये कारनामा जो उसने अभी अभी सरअंजाम दिया था उसे देखने लगा। पहले उसने एक नज़र वॉल पर लगी सलसबील की तस्वीर को देखा और फिर दूसरी नज़र बेड पर उल्टी गिरी अपनी तस्वीर को देखा जो अपनी बेकदरी पर गोया मातम कुना थी। और फिर उसके बाद कमरे में वलीद लुगारी की खिलखिलाहट गूंजी और चेहरा झुकाकर हंसने लगा। फिर वलीद ने नज़रें उठाईं और सलसबील के चेहरे पर जमा दी। इससे बेहतर जगह नहीं थी मेरे पास तुम्हारी इस कोहिनूर तस्वीर के लिए, वलीद ने मोहब्बत से सलसबील के चेहरे को देखते हुए कहा। और क्या कहने हैं तुम्हारे? मुझे मेरे ही कमरे से बाहर करवा दिया, वो भी मेरे ही हाथों। वेल डन। वलीद ने सिगरेट को दोबारा मुंह में दबाकर ताली बजाते हुए उसे दाद दी और फिर हंसता चला गया। फिर उसने उल्टी गिरी अपनी तस्वीर उठाई और बेड से नीचे उतरा और फिर उस तस्वीर को उसने पेंटिंग रूम में फेंककर दरवाज़ा बंद कर दिया। अपना मोबाइल और कीज़ उठाकर वो कमरे से बाहर निकलने लगा। दरवाजे पर पहुंचकर वो अचानक मुड़ा और दोबारा सामने सलसबील के चेहरे की तरफ देखा। शाम में मिलते हैं, उसने मुस्कुराते हुए नरमी से कहा और फिर दरवाज़ा बंद करता हुआ नीचे चला गया। बिलाल, बिलाल, बिलाल। सीढ़ियाँ उतरते हुए दूसरे मुलाजिम जो कि दरअसल उसके बाबा के मुलाजिम थे उसे पुकारने लगा। जी छोटे साहिब। बिलाल जो कि 40-45 साल का था खौफज़दा सा हाथ बांधते हाजिर हुआ। आज के बाद मेरे कमरे में कोई मेल सर्वेंट दाखिल ना हो वरना किसी की खैर नहीं है, वलीद ने गुस्से से कहा। आज से मेरे कमरे में जुलेखा बी के अलावा कोई ना जाए, कोई भी नहीं, समझ गए आप? जी बेहतर छोटे साहिब। उसने सर झुकाकर वलीद बाहर की तरफ जाने लगा जब दोबारा बोला, छोटे साहिब क्या नताशा बीबी भी नहीं जा सकती? उनके बेतुके से सवाल पर वलीद मुड़ा और कदम कदम चलता उनकी तरफ बढ़ा। मुझे लगता है उम्र की कमी के तकाजे के साथ साथ आपकी कुव्वत समात भी कम होती जा रही है। मैंने अभी क्या कहा है? कोई भी नहीं जाएगा, मतलब कोई भी नहीं जाएगा, उसने दांत पीस कर कहा। जी जी बेहतर छोटे साहब। फिर वलीद मजीद बिना कुछ भी कहे बाहर की तरफ बढ़ गया और अपनी गाड़ी में बैठकर दफ्तर के लिए निकल पड़ा।
गाड़ी जैसे ही गली की नुक्कड़ पर रुकी, आज़र बिना एल्बर्ट और बीनिश का इंतज़ार किए गाड़ी से उतरा और अपनी जैकेट दुरुस्त करता हुआ गली क्रॉस करता हुआ दरवाजे की तरफ लपका। दरवाजे के करीब पहुंचकर उसने पीटने के से अंदाज में दरवाज़ा बजाया। वजह उसकी बेसब्री थी, जबकि एल्बर्ट और बीनिश तो अभी गाड़ी से उतरे और सामान बाहर निकाल रहे थे। दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ पर ताबीर अपना दुपट्टा दुरुस्त करती हुई आई और उसने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते उसने सामने अपनी ही हम उम्र किसी लड़के को खड़े देखा। ताबीर को वो काफ़ी पप्पू टाइप लगा, जो काफ़ी बन ठन कर आया था बकौल ताबीर के। ताबीर ने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। दूसरी तरफ दरवाज़ा खुलने पर आज़र ने किसी सादा खूबसूरत सी लड़की को दरवाजे के उस पार खड़े देखा, जो उसे जांचती हुई नज़रों से देख रही थी। जी, आप कौन? हाय, माई सेल्फ आज़र अफंदी। आज़र ने हाथ आगे बढ़ाते हुए पूरे दांतों के साथ मुस्कुराते कहा। ताबीर ने उसका बढ़ा हुआ हाथ देखकर घबराकर दरवाज़ा बंद करना चाहा, जबकि उसकी इस हरकत पर आज़र का हाथ दरवाजे में आते आते बचा। अरे अरे, मुझे अंदर बुलाने की बजाय आप मेरा हाथ तोड़ना चाहती हैं मोहतरमा। आज़र तो जल ही उठा था उसकी कारिस्तानी पर, यानी न जान न पहचान, तू मेरा मेहमान। आप कौन हैं और किससे मिलना है आपको? ताबीर ने तकरीबन पूरा दरवाज़ा बंद करते हुए पूछा। मैं आज़र हूँ, भाभी का देवर, उसने उदासी से कहा, जैसे अपनी बेकदरी पर बड़ा ही दुख हुआ हो उसे। ये सुनने के बाद ताबीर ने वापस थोड़ा सा दरवाज़ा खोला। भाभी का देवर? उसने अबरो चुका कर पूछा। हाँ हाँ, वही वही। अब हटिए सामने से और अंदर आने दे मुझे, उसने बेसब्री से कहा, मुबादा वो कहीं फिर से दरवाज़ा ना बंद कर ले। आप अंदर नहीं आ सकते क्योंकि मैं आपको नहीं जानती। आज़र ने गहरी सांस ली। अरे मोहतरमा, मैंने अभी तो बताया मैं भाभी का देवर हूँ आज़र। मोहतरमा नहीं, ताबीर। किस ख्वाब की? आज़र ने नासमझी से पूछा। किसी ख्वाब की नहीं, मेरा नाम ताबीर है, मोहतरमा नहीं, ताबीर। ताबीर ने उसकी बेअक्ली पर झुंझला कर कहा। ओह हाँ हाँ हाँ, नाइस नेम। अब मैं अंदर आ सकता हूँ? उसने फिर अपने मतलब की बात रखी, क्योंकि वो मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता था। जहाँ तक मैं जानती हूँ, जिब्रील भाई इकलौते हैं, तो आप क्या कल ही नमूदार हुए हैं? उस लड़के की हठधर्मी पर ताबीर ने दांत पीस कर कहा। देखिए, आप अंदर तो आने दें, ये क्या तरीका है भाई? अब की बार आज़र बदमज़ा हुआ। मैं आपको नहीं जानती, अंदर कैसे आने दूँ? वो भी ज़िद की पक्की थी। मैं आज़र अफंदी हूँ, सरमद अफंदी का बेटा, कोई लोफर नहीं जो किसी के भी घर का दरवाज़ा खटखटा कर अंदर आने की इजाज़त मांगूंगा। आज़र ने भी थोड़ा गुस्से से कहा। कितना एक्साइटेड था वो, मगर इस लड़की ने सारा मज़ा ही किरकिरा कर दिया था। और दूसरी तरफ इस सारे मामले में पहली बार आज़र ने कोई समझदारी वाली बात की थी, ऐसा ताबीर को लगा, जिस पर वो कायल हुई। अरे ताबीर बेटा, कौन है? मलिया बेगम कब से दरवाजे पर खड़े देख बाहर को आईं। उन्हें जोहरा पहले ही फ़ोन पर बता चुकी थी उन सब के आने का, इसलिए वो आज़र को खड़े देख पहचान गई कि वो सरमद साहिब का छोटा बेटा है। अरे आज़र बेटा, आप? उन्हें अंदर आने दो। इतने में पीछे से बीनिश और एल्बर्ट भी गेट के पास आ गए और इनको देखकर ताबीर को फ़ौरन अपनी गलती का एहसास हुआ और वो साइड पर हो गई बिना कुछ कहे। आज़र ने फतह से भरपूर मुस्कुराहट ताबीर की तरफ उछाली कि आखिर को उसकी सुनी ही गई और ताबीर को रास्ता खाली करना ही पड़ा। अस्सलामुअलैकुम आंटी जान। आज़र आगे बढ़ा और सर नीचे किया। वालेकुम अस्सलाम आज़र बेटा। मलिहा बेगम ने उसके सर और कंधों पर शफकत से प्यार दिया। एल्बर्ट और बीनिश अंदर दाखिल हुए और एल्बर्ट ने ताबीर के सर पर प्यार दिया और फिर उसकी वालिदा से मिला, जबकि बीनिश पहले ताबीर से और फिर मलिहा बेगम से खुश दिली के साथ गले लग कर मिली। फिर वो सब अंदर दाखिल हुए। आज़र ने ताबीर को देखकर अपनी जैकेट का कॉलर ठीक किया और अंदर दाखिल हो गया। बंदर, ताबीर ने गुस्से से ज़ेरे लब कहा और फिर किचन में चली गई। वो सब अंदर चले गए। कमरे में बीनिश इर्द गिर्द इस घर को हल्की हल्की नज़रों से देख रही थी, जिसे मलिहा बेगम ने महसूस किया था। बीनिश की नज़रों में हकारत ना थी, मगर खाली पंसा था। सलसबील, बीनिश ने बैठते ही कहा। बच्चे, वो दूसरे कमरे में है, अभी आती है। और फिर थोड़ी ही देर बाद सलसबील कमरे में आ गई। वो बीनिश से पहले भी मिल चुकी थी। बीनिश उठी और गर्मजोशी से सलसबील से गले मिली। आज़र तो सलसबील को देखकर खुश ही हो गया था। उसकी भाभी कितनी छोटी सी, प्यारी सी, मासूम और स्वीट थी। बैक वक्त आज़र के ज़हन में ये तमाम अल्फाज आए। फिर बीनिश ने एल्बर्ट से हल्की सी आवाज़ में सलाम ली, जिसका एल्बर्ट ने सर हिलाकर ज़ेरे लब जवाब दिया। इनसे मिलिए, ये हैं आज़र भाईजान।
बीनिश के जहाँ इनसे मिलिए पर आज़र कुर्सी से खड़ा हुआ था, एक अदा के साथ उसके अगले लफ्ज़ पर एल्बर्ट, बीनिश और अंदर आती तबीर का कहका छूट गया। इन सब की तो खैर थी, मगर इस छुई मुई लड़की के सामने आज़र को इंसल्ट फील हुई थी, जिससे इसने तकरीबन कंधों से झाड़ लिया था। एक्चुअली में आज़रबाईजान एक मुल्क का नाम है, आप लोगों में से काफ़ी लोगों को पता होगा वैसे इस बारे में। क्योंकि इस सब में सलसबील भी हल्का सा मुस्कुराई थी। हेलो भाभी, आज़र ने प्यार से कहा। सलसबील ने भी नई मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। बहुत प्यारी लग रही हैं आप, बीनिश ने उसके कान में दिल से तारीफ़ की। लाइट बेबी पिंक कलर की फ़्रॉक और सफ़ेद चादर ओढ़े वो बहुत पुरकशिश लग रही थी। वो लड़की कोई आम लड़की ना थी, जिब्रील दाऊद का इंतखाब थी, उसकी मोहब्बत थी और उस हवाले से वो बीनिश के लिए अहम तरीन थी। फिर सलसबील बीनिश के साथ ही बैठ गई और ताबीर सबको चाय सर्व करने लगी। सबको चाय देने के बाद ताबीर ने आज़र की तरफ कप बढ़ाया। आज़र ने पकड़ते जैसे ही पहला सिप लिया, उसका हलक कड़वा हो गया, क्योंकि उसके चाय में बेहद नमक था। वो बुरी तरह खांसने लगा, मगर फिर उसने जल्दी खुद को कंट्रोल किया। अरे अरे, आप ठीक हैं? ताबीर ने शरारती नज़रों से उसकी तरफ देखकर कहा और उसकी तरफ पानी का गिलास बढ़ाया, जबकि वो सुर्ख चेहरा लिए उसे ही देख रहा था। विच, आज़र ने दिल में उसे इस अलकाब से नवाजा और पानी का गिलास मुंह को लगा लिया, मगर फिर कुछ सोचकर उसने दूसरे हाथ में पकड़ा चाय का कप पूरा एक ही घूंट में उतार मगर फिर कुछ सोचकर उसने दूसरे हाथ में पकड़ा चाय का कप पूरा एक ही घूंट में अंदर उतार लिया। ताबीर तो हैरानी से उसे देखती ही रह गई। उसके बाद उसने पानी का पूरा गिलास भी अंदर उडेल लिया और दोनों चीज़ें सामने मेज़ पर रख दी और फिर बिना ताबीर की तरफ देखे अपना फ़ोन निकालकर उसमें मसरूफ़ हो गया। एक पल के लिए ताबीर को अपने किए पर पछतावा हुआ। ताबीर बच्चे, चाय बहुत अच्छी बनाई है आपने, एल्बर्ट ने दिल से तारीफ़ की। शुक्रिया भाई, ताबीर ने मुस्कुराकर तारीफ़ वसूल की। बीनिश और सलसबील हल्की फुल्की बातें कर रही थी। जी, मैंने ज़िंदगी में ऐसी चाय नहीं पी मिस ख्वाब। ओह सॉरी ताबीर, आज़र ने मसनूई खुशी दिखाते कहा। मतलब उसने चाय अच्छी बनाई थी जो उसके भाई और भाभी पी रहे थे और उसे नमक वाली चाय पिला दी। चलिए आपके कमरे में चलते हैं। बीनिश ने चाय ख़त्म करके कप मेज़ पर रखा और सलसबील से कहा। जी ज़रूर। फिर सलसबील और बीनिश दोनों उठी। वो स्याह बॉक्स बीनिश के हाथ में ही था। बीनिश ने एल्बर्ट से दूसरा बॉक्स भी लिया और फिर वो सलसबील के साथ दूसरे कमरे में चली गई। ताबीर तमाम बर्तन उठाकर किचन में चली गई और फिर मलिहा बेगम एल्बर्ट और आज़र से बातचीत करने लगी। ये घर 2 कमरों पर मुश्तमिल था, सादा सा मगर थोड़ा पुराना तामीर किया गया था। 2 कमरे, आगे बरामदा और फिर सेहन। एक कमरे में ताबीर और सलसबील सोती थी, जबकि दूसरे कमरे में मलिहा बेगम और उमर। कमरे में दाखिल होकर बीनिश बिछी चारपाई पर बैठ गई और उसके साथ ही सलसबील भी। आपसे दोबारा मिलकर बहुत अच्छा लगा, बीनिश ने दिल से कहा। मुझे भी, सलसबील ने भी ज़ेरे लब सरगोशी की। ये आपके लिए, जेडी ने भेजा है। उसने वो स्याह बॉक्स सलसबील की तरफ बढ़ाया। एक लम्हे के लिए सलसबील का दिल धड़क उठा और मामूल से तेज़ धड़कने लगा। सलसबील ने नीम लरसते हाथों से इस बॉक्स को थामा, मगर खोल कर ना देखा। बीनिश ने उसके हाथों की लर्जिश बाआसानी महसूस की थी। फिर उसने एक और बॉक्स सफ़ेद रंग का उसकी तरफ बढ़ाया। ये आपके निकाह का जोड़ा है, जेवर दूसरे कमरे में पड़े हैं। सलसबील ने महज सर हिलाया और खोलकर उसे भी ना देखा। ये भी जेडी ने खुद आपके लिए पसंद किया है, खोल के देखे ना। फिर बीनिश ने खुद ही वो बॉक्स खोल दिया, जिसके अंदर इंतहा का हसीन सफ़ेद गोल्डन कामदार उरूसी लहंगा था। एक लम्हे के लिए सलसबील को वो बहुत अच्छा लगा। बीनिश खड़ी हुई और उसने दुपट्टा निकाल कर बिना सलसबील को समझने का मौका दिए वो दुपट्टा उसे उड़ा दिया। माशाल्लाह, फिर उसने भरपूर मुस्कुराहट के साथ कहा, जबकि सलसबील ने हनोज पलकें झुका रखी थी। बिलाशुबा उस पर वो बहुत जच रहा था। एक पल के लिए बीनिश ने उसे सताइश से देखा, जो जिब्रील के नाम से मंसूब की जाने वाली थी। फिर बीनिश ने इस दुपट्टे को वापस उस बॉक्स में रख दिया और बॉक्स बंद कर दिया। वो दोनों बातें कर रही थी, जिनमें बीनिश ज़्यादा बोल रही थी। फिर अचानक उसे फ़ोन पर मैसेज मौसूल हुआ। मैसेज एल्बर्ट का था।
اسے ایک اہم میٹنگ اٹینڈ کرنی تھی کیونکہ آج جبریل نے آف لے لیا تھا، اس لیے اسے جلدی دفتر پہنچنا تھا۔ اوکے اب ہم چلتے ہیں، میسیج پڑھ کر بینش نے کہا۔ کھانا؟ سلسبیل نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ پھر کسی دن ضرور، بینش نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ مجھے بہت اچھا لگے گا آپ کے ساتھ کھانا کھا کر۔ سلسبیل نے مسکرائی اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے سے گلے ملی۔ اس سیاہ باکس میں ضرور کچھ اہم ہے، لازمی دیکھ لیجیے گا، بینش نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ سلسبیل نے سر ہلایا، پھر وہ اس سے الگ ہوئی اور باہر کی طرف بڑھی۔ کمرے سے باہر نکلے تو آذر اور البرٹ پہلے سے ہی برآمدے میں کھڑے ملیحہ بیگم سے مل رہے تھے۔ پھر وہ سب سے مل کر باہر کی طرف بڑھے۔ آپ کی میزبانی کا شکریہ، آذر نے تعبیر کی طرف دیکھ کر ہلکی سی آواز میں کہا جیسے طنز کر رہا ہو، اور پھر گیٹ سے باہر نکل گیا۔ ان سب کے جانے کے بعد تعبیر نے گیٹ بند کیا اور اندر آ گئی۔ سلسبیل بھی اپنے کمرے میں واپس چلی گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی پہلی نظر اس سیاہ باکس پر پڑی۔ اس سیاہ باکس میں ضرور کچھ اہم ترین ہے، لازمی دیکھ لیجیے گا، بینش کی کئی بات سلسبیل کو یاد آئی اور پھر وہ اس باکس کی طرف بڑھی۔ جاری ہے۔ چلے جی پیارے ریڈرز، قسط ہو چکی ہے 29ویں بھی مکمل۔ اگلی جو قسط ہے آپ سب کو بتا دیتی ہوں ابھی سے، اگلی قسط 30ویں قسط ہے، تو وہ اسپیشل نکاح کی قسط ہے، جبریل اور سلسبیل کے نکاح کی قسط ہے۔ آپ سب سے درخواست ہے میری، جو نئے آنے والے لوگ ہیں، مجھے لگتا نہیں کوئی نیا آیا ہے یہاں پر شاید میرے ابھی کے فالوورز ہی پڑھ رہے ہیں، تو پھر سے کہہ دیتی ہوں جو نئے آنے والے لوگ ہیں میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور جو میرے ایف بی کے تمام فالوورز یا جتنے بھی میرے ایف بی کے فالوورز یہاں پر اس ایپیسوڈ کو، ناول کو پڑھ رہے ہیں، ان سب سے میری درخواست ہے کہ میرے چینل کو پلیز خدا کے لیے سبسکرائب کر دیں، مجھے آپ کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور اگلی جو 30ویں قسط ہے وہ 3 حصوں میں ہوگی، مطلب 30ویں قسط کے 3 حصے ہوں گے، پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3، اور وہ تینوں ایپیسوڈز جو ہوں گی وہ جبریل اور سلسبیل کے نکاح کی اسپیشل ہیں، وہ میں تینوں دن ڈیلی دوں گی، اس میں کوئی گیپ نہیں ہوگا۔ تو انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے 30ویں قسط کے ساتھ، نکاح کی قسط کے ساتھ، سلسبیل اور جبریل کے نکاح کی قسط کے ساتھ، اور اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔